हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल केमिस्ट्री का यूएस ट्यूटोरियल पे। दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर 1 में साइंस क्लास 10 के लिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से अंग होते हैं, अभिकारक, उत्पाद और किस तरीके से इनको सेपरेट रखते हैं, इस पर बात किया था। अब उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसी चैप्टर को हमको देखना है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं और रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित रखना आवश्यक होता है। तो हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, सवाल है कि क्यों कोई भी चीज संतुलित होनी आवश्यक है। सोचिए, कोई तो कारण होगा कि कोई चीज असंतुलित है, तो उसको देखकर हम उसके विषय में सारी बातों का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो लिहाजा हमको क्या करना है, चीजों को संतुलित वे में रखना है और खास तौर से रासायनिक समीकरण को तो बिल्कुल संतुलित रखना है। जब तक रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित नहीं होगा तो उसमें उपस्थित अणु, परमाणु, उसकी स्थिति, ताप, दाब, इसकी हमको जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आवश्यक है। बगैर रासायनिक समीकरण के संतुलन के हम ये नहीं जान पाएंगे उसमें तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं, वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है कि नहीं। तो देखिए, एक तो होता है आपका ढांचा समीकरण, या इसी को कंकाली समीकरण कहते हैं। कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण क्या होता है? जब कोई भी समीकरण संतुलित नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो उसको हम ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। तो जैसे आप देखिए, हमारे पास दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे बना रहा हूं, एक ये है और एक ये थोड़ा मोटका है, मोटका, और ये तिलका। इसका क्या है? इस मतलब कंकाल ही है, कुछ है नहीं, ये बराबर, इसमें संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है। मतलब इसका हो सकता है कि पेट बहुत कम हो, ये बहुत मोटा हो, सर बड़ा हो, तो संतुलन नहीं। सर बड़ा नहीं है ना, चलो बड़ा कर देते हैं, तो संतुलन नहीं। तो आदमी के साथ साथ समीकरण को भी संतुलित होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो संतुलित नहीं है तो इसको ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है, इसमें हम देखिए मैग्नीशियम है 2, मैग्नीशियम है 1, सॉरी मैग्नीशियम है 1, ये तो ठीक है, फिर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1, ये संतुलित नहीं, ये तो है। तो ये असंतुलित समीकरण है। क्या है? असंतुलित समीकरण। और असंतुलित समीकरण को ही रसायन विज्ञान की भाषा में ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। अब ये असंतुलित है क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम की संख्या 1 है, यहाँ पे 1 है, ये ठीक, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। मैंने आपको सिखाया था इधर वाला पार्ट जो है वो क्या होता है आपका अभिकारक, और ये वाला होता है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद में अणु, परमाणु, इन सब की संख्या क्या होनी चाहिए दोस्तों? बराबर होनी चाहिए, तभी उसको संतुलित समीकरण माना जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक नियम याद रखना पड़ेगा, और वो नियम क्या है? जब तक आम ना मिले तब तक पत्थर मारो। आप कहेंगे अरे ये कौन सा नियम? इस
से हमारा समीकरण कैसे संतुलित होगा भैया? जब तक काम ना मिले पत्थर मारो। हाँ, अच्छा देखो, हम तो छोटे हैं, हम तो पेड़ पे नहीं चढ़ रहे थे, अभी तो हम क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो हम क्लास 12 में आएंगे और भी अच्छे 13 में जाएंगे, 14 में जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड से समीकरण को संतुलित करेंगे। लेकिन अभी हम तो छोटे हैं, हम तो आम के पेड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं, तो हम पत्थर मारेंगे, एक ना एक बार तो क्या हो जाएगा, आम जरूर आ जाएगा। तो हमारे पास एक मेथड होता है, एक विधि होती है, इसे हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, इस मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, अपने समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखिएगा, वापस से उसी को लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, MgO बनाता है। इधर देखिए मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, बराबर है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। तो जिधर कम रहता है उधर हम क्या करते हैं, उपयुक्त संख्या से, सुटेबल नंबर से क्या करते हैं, सामने की तरफ गुणा करते हैं। कभी भी पीछे की तरफ नहीं करना दोस्तों, सामने की तरफ क्या करना है, गुणा कर देना है, और इस तरीके से समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे आपका मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके सामने क्या करेंगे, 2 करेंगे, इसके सामने हम कर देंगे 2। तो अब देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। लेकिन इसको संतुष्ट करने के चक्कर में ये नहीं नाराज हो गया, इधर तो ये 2 हो गया, इधर क्या है 1, तो वापस से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं। अब देखिए ये जो कंकाली समीकरण था, ढांचा समीकरण था, अब वो क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। कैसे, ये आसान से, हमने कुछ संख्याओं से क्या करना है, खेलना है। जिधर कोई भी अणु या परमाणु कम है उधर क्या करना है, किसी संख्या से, उपयुक्त संख्या से गुणा करना है। कभी ये गुणा 2 से, कभी 3 से, कभी 4 से, इस तरीके से करना पड़ेगा। वो हमको सोचना है कि किससे करें, किससे करें, ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये एक पजल है, आप समझो, ये एक पजल है कि किससे करें कि हमारा आसानी से समीकरण क्या हो जाए, संतुलित हो जाए। जैसे आप देखते हो किराना वाले की दुकान पे पहले इस तरीके से तराजू हुआ करता था, इस तरीके से। तो जिधर बराबर नहीं होता था या जिधर ज्यादा होता था, जिधर ज्यादा होता था उसको बराबर करने के लिए जिधर कम होता था उधर हम क्या करते थे, सामान को रखते थे, सामान को रखते थे तो क्या हो जाता था, बराबर हो जाता था। उस तरीके से जिधर कम रहेगा उधर हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं आपके लिए, देखिए आप कैसे काम कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल ये हो गया। आइए फिर हमारे पास है H2 + O2, इससे बनता है H2, ये आपको दिया गया है। पहले वो देखना है समीकरण संतुलित है कि नहीं है। तो आप देखेंगे ध्यान से तो समीकरण तो संतुलित नहीं है, 2H है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन H तो 2 है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। तो वापस वही करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 2, कभी भी यहाँ नहीं लगाएंगे, नहीं तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, ये तो H2 है, ये ठहरा बेचारा पानी, ये तो है बड़ा ही खतरनाक सा केमिकल। तो यहाँ अगर कर देंगे तो गड़बड़ हो जाए, यहाँ पे हम करेंगे 2। अब ऑक्सीजन तो हो गया बराबर साहब, इसका गुणा इसमें होगा क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 2 का नम 2, अभी हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से काम हमारा। अब देखिए दूसरा संख्या लेते हैं, CO + H2, इससे बनता है हमारा CH3OH, CH3OH। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको अपन क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। कैसे कर पाएंगे जरा आप देखिएगा, कैसे कर पाएंगे। यहाँ पर एक प्रेशर लगता है 340 ATM, इस प्रेशर पर रिएक्शन होता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाता है, इसका नाम होता है मेथेनॉल, ये बना दिया मेथेनॉल। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ भी एक अच्छी बात है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, 3 और 1, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो क्या करें कि इधर 4 हो जाए, तो
सही सोचा, इधर कर दे 2 तो हो जाएगा आपका 4, और जो भी 3 4 है। इधर ऑक्सीजन एक है, कार्बन एक है, हो गया। ये लो, कितना आसान है। चलो, समीकरण संतुलित हो गया। इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, इधर 2 2 4 हाइड्रोजन, इधर 3 1 4 हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन। हो गया समीकरण संतुलित। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आसानी से समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, बस सर्टेन नंबर से गुणा करके। एक और मैं बताता हूँ आपको, KClO3 से बनता है KCl, मिनट, KClO3 से बनता है आपका, इसको हम गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है, टूट के अपन को देता है KClO2, ये होता है सही, KCl+O2 देता है। इसको मिटा देते हैं। एक और लेते हैं, Fe+H2 बनता है Fe3O4+H2। ये देखो, जिसको जरा संतुलित करें तो हम लोग करो, Fe+H2O, Fe3O4 और H2। देखो यहाँ पे एक आयरन है, यहाँ पे 3 आयरन है, तो पहले 3 आयरन यहाँ पे कर दे, सिंपल सा, क्योंकि 3 तो करना पड़ेगा तभी दोनों तरफ बराबर होगा। इधर 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे करना पड़ेगा 4, तभी हमारा ऑक्सीजन होगा 4, और इसको करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 8 है, इसको करेंगे 4 तो ये हो जाएगा 8। बोलो, नहीं समझ में आ रहा, वापस से सुनो। Fe+H2O से बनता है Fe3O4+H2, ठीक है। तो Fe इधर 3 है, इधर 1 है, तो यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे। इसके बाद 3 Fe बराबर हो जाएगा, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर एक ही ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे 4 से गुणा किया तो 4 ऑक्सीजन हो गया। अब क्या करेंगे, 4 ऑक्सीजन करने के लिए, 4 ऑक्सीजन करने के लिए हाइड्रोजन हो गया 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे कर देंगे 4, हो जाएगा 2। आपने देखा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक उचित संख्या से इसमें गुणा कर दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि इधर भी क्या हो गया, चीजें बराबर हो गई, इधर भी बराबर हो गई, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितना परमाणु अणु इधर होना चाहिए उतना परमाणु इधर अणु इधर होना चाहिए, मतलब अभिकारक और उत्पाद में परमाणु और अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये चीज का हमको क्या करना है, ध्यान रखना है, और इस तरीके से समीकरण को करना है अपन को संतुलित। एक समीकरण में यहाँ आपको दिखाता हूँ, N2+H2, ये हो जाए NH3 बनता है, आपका अमोनिया बनता है। यहाँ पे देखिए 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो मामला तो गड़बड़ हो गया साहब, कम किधर है, इधर है, गुणा किधर करेंगे, इधर करेंगे। अभी देखो वो हो गया 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है 2, लेकिन अब हाइड्रोजन इसके रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मल्टीप्लाई सामने वाले के साथ होगा, जैसे आप बाहर ब्रैकेट के कुछ लिखते हो तो इसके साथ दोनों के साथ गुणा होता है, जैसे इसका इसके साथ होगा तो इसके नीचे 1 है तो 2 इतना 2, 2 इधर भी बराबर हो गया। इधर तो 6 हो गया, तो इधर क्या करना पड़ेगा अपन को, 3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समीकरण को संतुलित कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, बातचीत होगी, इसको आपने नोट कर लिया होगा। अब क्यों संतुलित करना जरूरी है, उससे फायदा क्या होता है, क्या हो सकता है समीकरण को संतुलित करने के लिए, संतुलित समीकरण से हमको बेनिफिट क्या मिलता है, तो कुछ महत्व की बात करते हैं। संतुलित क्या रहे, संतुलित समीकरण का महत्व क्या है, बोलो। संतुलित समीकरण का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है संतुलित समीकरण, क्यों इतना गुलाब भाग कर रहे हैं, चक्के पे चक्का मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं आम तोड़ने के लिए। तो संतुलित समीकरण क्या महत्व है, बहुत सारे महत्व हैं दोस्तों। पहला तो ये है कि इससे द्रव्यमान संरक्षण के
नियम की व्याख्या होती है, व्याख्या होती है। इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या होती है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण नियम व्याख्या होते के स्थान में हम लिख सकते हैं पुष्टि होती है, पुष्टि होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम की क्या होती है? पुष्टि होती है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण नियम की क्या होती है? पुष्टि होती है। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण को देख के हमको क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि दोनों तरफ अणु व परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं। इसके बाद हमको क्या होता है? समीकरण संक्षिप्त हो जाता है। फिर समीकरण को देखकर सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात ताप, दाब व पदार्थ की अवस्था की। जैसे दोस्तों इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे इसी को अभी हमने लिखा था CO प्लस H2 से क्या बना था दोस्तों? बोलो, CH3OH। तो ये हुआ था 340 ATM पे। इसी तरीके से आपका N2 प्लस H2 ये आपका लगभग 700 ATM, और कुछ तो टेम्परेचर पर होता है। कितना होता है टेम्परेचर? तो टेम्परेचर पर होता है, मतलब सर्टेन टेम्परेचर पर होता है। कुछ टेम्परेचर सबसे याद नहीं हो रहा है, कुछ तो टेम्परेचर पर होता है और अमोनिया बनती है। इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? गैस। ये गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये आपका गैस, ये आपका लिक्विड, ये आपका गैस। तो इस इक्वेशन को देख के, इस समीकरण को देख के हम क्या बोल सकते हैं कि ये गैस है, ये गैस है, और ये बनने वाला भी क्या है? गैस है। ठीक है, इसका ये दाब पर, इस निश्चित टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया हो रही है। इसमें नाइट्रोजन के दो, एक मोल, या आप कह सकते हैं नाइट्रोजन के यहाँ पे दो परमाणु सिंगल संतुलित नहीं, तो यहाँ पे इसको कर सकते हैं दो। ठीक है, तो यहाँ पे दो परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन की भी दो परमाणु आपस में रिएक्शन करके ये बना रहे हैं, दोनों तरफ दो हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, अणु परमाणु की संख्या संक्षिप्त हो जाना, ये सारी जानकारी प्राप्त हो जाना, ये सब क्या है? संतुलित समीकरण का क्या है? इम्पोर्टेंस है, महत्व है। तो इनको आप नोट कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे कर सकते हैं वो आपको ध्यान देना है। रासायनिक समीकरण को क्या करना, कैसे संतुलित करना है, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको क्या करना है? इनको संतुलित करना है। तो ये कुछ समीकरण मैंने लिखे हुए हैं जो कि अनबैलेंस्ड है, कंकाली समीकरण है। आप लोग को इन्हें क्या करना है? संतुलित करना है। संतुलित करके कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको आपके लिए संतुलित करेंगे और दिखाएंगे। आप अपने आंसर को मैच करिएगा, देखिएगा कि आपने सही संतुलित किया है नहीं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं हट जाता हूँ इधर। 1 2 एंड 3 हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के सेगमेंट में बात करेंगे। 1-2 वीडियो लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सी यू।